इससे पहले हमने रॉयल नेवी के विद्रोह तक कर लिया था। आज हम कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान और जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि जो 1945 में जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो इसके ठीक पहले जुलाई 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए और इन चुनावों में चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी जो है ये पराजित हो गई और लेबर दल सरकार में आया और इसके प्रधानमंत्री बने एटली। एटली जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने भारत सचिव बनाया पैथिक लॉरेंस को। अब इनके सामने, एटली के सामने ये उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से भारत में चुनाव कराया जाए और जो संवैधानिक गतिरोध है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि हम देखेंगे कि 1937 में ही कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था और इसके बाद से फिर चुनाव नहीं हुए थे। तो भारत में चुनाव की घोषणा भी की गई और ये जो चुनाव हुए इनका परिणाम दिसंबर 1945 में आया। इन चुनाव परिणामों में देखा जाए तो कांग्रेस को बहुत तगड़ी सफलता मिली। संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, बम्बई, मद्रास, इन सारी जगहों पर कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। इसके अलावा पंजाब में यूनियनिस्टों और अकाली दल के समर्थन से कांग्रेस ने सरकार बनाई। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी कांग्रेस को काफ़ी सफलता मिली। हालांकि जो मुस्लिम रिजर्व सीटें हैं उस पर मुस्लिम लीग को बहुत तगड़ी सफलता प्राप्त हुई और मुस्लिम लीग को भी बंगाल और सिंध में बहुमत प्राप्त हुआ। इन चुनावों के बाद अब एटली के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि भारत में संवैधानिक सुधारों को लागू किया जाए, जो संवैधानिक गतिरोध है उसको दूर किया जाए। तो इसके लिए 19 फरवरी 1946 को इन्होंने एक घोषणा की, पैथिक लॉरेंस ने, कि ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत में एक मंत्रिमंडलीय मिशन भेजेगी ताकि जो भारत में संवैधानिक गतिरोध है उसको दूर किया जा सके। तो ये जो रॉयल नेवी का विद्रोह हुआ था 18 फरवरी को, उसके ठीक एक दिन बाद ये घोषणा की गई। अब मंत्रिमंडलीय मिशन इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसके जो तीनों सदस्य थे वो तीनों मंत्रिमंडल के सदस्य थे। अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस ये भारत सचिव थे। इसके अलावा स्टोफर्ड क्रिप्स ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर जो थे ये नौसेना प्रमुख थे। तो ये 3 लोग शामिल थे इस मिशन में। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और इन्होंने अलग अलग नेताओं से वार्ता की। अलग अलग नेताओं से वार्ता करने के बाद इन्होंने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब जो कैबिनेट मिशन के तहत जो रिपोर्ट थी, जो प्रावधान थे, उनके बारे में एक एक करके हम देखेंगे। कैबिनेट मिशन के तहत पहला तो जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान की मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया। यानी जो लंबे समय से पाकिस्तान की मांग कर रहे थे जिन्ना, तो इस कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रावधान है इसमें, कैबिनेट मिशन में ये कहा गया कि भारत में एक संघ बनाया जाएगा ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को मिलाकर। तो ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को मिलाकर एक संघ के निर्माण की बात की गई। फिर ये कहा गया कि ये जो केंद्र सरकार होगी, जो संघ सरकार होगी, तो संघ को प्रतिरक्षा, संचार व्यवस्था, विदेश संबंध और जो वित्तीय अधिकार हैं वो केंद्र सरकार के पास रहेंगे, यानी संघ सरकार के पास रहेंगे। इसके अलावा जो विषय हैं वो प्रांतों को सौंप दिए जाएंगे। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो भी प्रांतों को सौंप दी जाएंगी। तो इस तरीके से कैबिनेट मिशन में अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को सौंपी गई थी। जैसे आज के समय में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, तो इस तरीके से जो संघ था वो कमज़ोर था। कैबिनेट मिशन के तहत एक ढीला ढाला संघ है, तो अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को सौंप दी गई।
इसके अलावा इसमें पाकिस्तान की मांग को तो अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन इसमें ये कहा गया कि जो प्रांत हैं, अलग अलग जो प्रांत हैं भारत में, तो जिन प्रांतों के हित समान हैं, जो एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक हैं, जिनके हित एक समान हैं, वो चाहें तो अपने अलग अलग वर्ग बना सकते हैं, अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। और इस तरीके से उन्होंने भारत को 3 भागों में बांट दिया, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। ए ग्रुप में जो कांग्रेस शासित प्रांत थे या हिंदू बहुल क्षेत्र हैं, जो जैसे मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, तो ये सारे क्षेत्र ग्रुप ए में थे। ग्रुप बी में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध, इसको ग्रुप बी में शामिल किया गया, यानी जो पश्चिम वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा ग्रुप सी में जो पूर्वी क्षेत्र हैं उनको शामिल किया गया, जैसे बंगाल और असम को शामिल किया गया इसमें। तो इस तरीके से ये कहा गया कि जो प्रांत हैं वो अपने अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। अब ये जो ग्रुप हैं, तो इस तरीके से यहाँ जो व्यवस्था की गई थी कि एक तो संघ का संविधान था, दूसरे जो अलग अलग प्रांत थे उनके भी अलग अलग संविधान होने थे कैबिनेट मिशन के तहत, और जो ग्रुप होता था उसका भी एक संविधान होता था। यानी कि प्रांत अपने अलग अलग संविधान बनाएंगे, इसके बाद जो प्रांत जिस ग्रुप में शामिल हैं उस ग्रुप के लिए एक संविधान बनाएंगे, और वो जो ग्रुप है, तो ये जो सारे तीनों ग्रुप हैं ये मिलके एक संघ के लिए संविधान बनाएंगे। तो इसमें इस तरीके की व्यवस्था थी। दूसरा एक इसमें और व्यवस्था की गई थी, ये कहा गया था कि जो ग्रुप हैं, जो वर्ग बनाए गए हैं प्रांतों के, तो कोई भी प्रांत 5 साल बाद अपने वर्ग में परिवर्तन कर सकता है, अपने ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में शामिल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि सिंध को शामिल होना है, बी ग्रुप में है, तो उसको ए ग्रुप में शामिल होना है तो ए ग्रुप में शामिल हो जाए, बी ग्रुप वाले को सी में शामिल होना है तो सी में शामिल हो जाए। तो ये कहा गया था कि 5 साल बाद अपना जो वर्ग है उसको परिवर्तित कर सकते हैं, और 10 साल बाद ये जो ग्रुप हैं या जो प्रांत हैं वो संघ का जो संविधान है उसमें परिवर्तन की मांग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस कैबिनेट मिशन में भले ही पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन जिन्ना के लिए एक उम्मीद ये बाकी थी, एक जो वर्ग वाली व्यवस्था थी, उससे ये था कि 10 साल बाद कोई भी प्रांत, कोई भी ग्रुप संघ से अलग हो सकता है। तो ये एक लूप होल छोड़ दिया था अंग्रेज़ों ने कैबिनेट मिशन में। दूसरा, कैबिनेट मिशन के तहत एक संविधान सभा बनाई जानी थी। हालांकि जो संविधान सभा थी ये वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होनी थी, बल्कि जो विधान सभाओं के सदस्य थे उनके द्वारा ये संविधान सभा बननी थी। और इसमें ये कहा गया था कि प्रत्येक प्रांत जो है, प्रत्येक प्रांत को जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया था। यानी हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुनकर आना था संविधान सभा में। इसके अलावा यही जो सदस्य होते संविधान सभा के, इन्हीं से एक अंतरिम सरकार का भी गठन किया जाना था। तो ये कैबिनेट मिशन में ये सारी सिफारिशें की गई थी। अब कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने शुरू में तो स्वीकार किया, क्योंकि मुस्लिम लीग का ये मानना था कि जो वर्ग बनाने की इसमें बात कही गई है वो अनिवार्य है। तो मुस्लिम लीग को ये लगता था कि पहले वर्ग बनेंगे और फिर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वो संघ से अलग हो जाएंगे। कांग्रेस का ये मानना था कि नहीं, ये जो वर्ग वाली व्यवस्था है ये अनिवार्य नहीं है। और ब्रिटिश सरकार ने भी कांग्रेस की बात को ही स्वीकार किया, यानी ब्रिटिश सरकार ने भी कहा कि जो वर्ग वाली व्यवस्था है ये अनिवार्य नहीं है। तो इसी को लेके जिन्ना ने बाद में कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने संविधान सभा में शामिल होना तो स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस ने भी अंतरिम सरकार के निर्माण को अस्वीकार कर दिया।
तो इस तरीके से दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया कैबिनेट मिशन को। लेकिन बाद में जुलाई अगस्त में एक तो संविधान सभा के चुनाव हुए। जो संविधान सभा के चुनाव हुए, इसमें जो संविधान सभा बनाई जानी थी, इसमें 389 सदस्य होने थे। इन 389 सदस्यों में से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 सदस्य मुख्य आयुक्त वाले प्रांतों से, और इसके अलावा 93 सदस्य देसी रियासतों द्वारा भेजे जाने थे। जो संविधान सभा का चुनाव हुआ, इसमें भी कांग्रेस को 208 सीटें मिली, तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस की सीटें थी। मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटें मिली। 15 जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, 15 महिलाएं भी शामिल थीं संविधान सभा में। तो इस तरीके से ये संविधान सभा के चुनाव हुए। लेकिन संविधान सभा में मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटें शामिल थी, इसीलिए अंत तक मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल नहीं हुई, क्योंकि जिन्ना को ये लगता था कि इतनी कम सीटें लेके हम संविधान सभा में अपने लिए कुछ बेहतर कम से कम नहीं कर पाएंगे। बाद में 12 अगस्त 1946 को जो वायसराय थे, उन्होंने आमंत्रित किया सरकार के गठन के लिए, अंतरिम सरकार के, जवाहरलाल नेहरू के। जिन्ना ने कैबिनेट मिशन का विरोध ही किया था, तो इसलिए जिन्ना ने नारा दिया कि लड़ के लेंगे पाकिस्तान, और इन्होंने मुसलमानों को उकसाया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, डायरेक्ट एक्शन डे। और इन्होंने मुसलमानों से कहा कि अगर अभी नहीं आप कुछ करेंगे तो फिर कभी कुछ प्राप्त नहीं होगा। और इस तरीके से दंगे भड़क गए चारों तरफ, और ये दंगे काफ़ी लंबे समय तक चलते रहे। इसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए, और इन दंगों का बहुत विभत्स रूप देखने को मिला पश्चिम बंगाल के नोआखाली में, जहाँ बहुत सारे लोग मारे गए थे। बहुत सारे मुसलमानों ने हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। बाद में इसी की प्रतिक्रिया बिहार में हुई कि बिहार में हिंदुओं ने मुसलमानों को बड़ी संख्या में मौत के घाट उतार दिया। तो इस तरीके से ये दंगे चलते रहे। बाद में ब्रिटिश पुलिस भी जो थी वो इस समय असहाय थी, पूरा प्रशासन असहाय हो गया था। बाद में महात्मा गांधी गए थे नोआखाली, और ये पूरा अकेले घूमे थे नोआखाली में, और यहाँ बाद में शांति स्थापित हो पाई। तो इसलिए माउंटबेटन ने बाद में कहा भी था वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गांधी जी को। तो इस तरीके से ये दंगे चल रहे थे। इसी समय 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ये जो अंतरिम सरकार बनी, इसके उपाध्यक्ष थे नेहरू, और जो अध्यक्ष थे वो थे वायसराय। तो यहाँ पे एक अंतरिम सरकार का भी गठन कर दिया गया सितंबर में। मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार का विरोध किया, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग शामिल हुई अंतरिम सरकार में। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे अंतरिम सरकार में, लेकिन मुस्लिम लीग सरकार में गतिरोध पैदा करती रही, यानी इन्होंने सहयोग नहीं किया। सरकार में शामिल तो हुए, लेकिन ये इनका असहयोग बना रहा, और ये पूरी तरीके से जोर देते रहे पाकिस्तान की मांग पर। तो इस तरीके से ये अंतरिम सरकार जो थी ये सफल नहीं रही। इसी समय 20 फरवरी 1947 को इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की कि हम जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे। और इसके बाद फिर इटली ने बेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा। 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत आए। माउंटबेटन जब भारत आए तो ये निश्चय करके ये आए थे कि अब किसी भी तरीके से भारत की समस्या का समाधान करना है। दूसरी चीज़ कि इस समय भारत में भयानक दंगे भी चल रहे थे। जिन्ना पूरी तरीके से अड़े हुए थे पाकिस्तान की मांग पर। तो माउंटबेटन जब भारत आए तो इन्होंने फिर अलग अलग नेताओं से वार्ता की।
सरदार पटेल को इन्होंने मनाया, विभाजन के पक्ष में किया। नेहरू जी भी विभाजन के पक्ष में हो गए। लेकिन अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, खां अब्दुल गफ्फार खां, डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे ये सारे जो नेता थे, ये सभी लोग विरोध कर रहे थे विभाजन का। गांधी जी ने तो ये तक कह दिया था कि विभाजन मेरी लाश पर होगा। लेकिन बाद में गांधी जी ने भी स्वीकृति दे दी, क्योंकि इस समय स्थितियां इस तरीके की थी कि भारत का अगर विभाजन नहीं होता तो बहुत ज़्यादा विकट परिस्थितियां हो जाती, और हो सकता था कि इतना ज़्यादा विकट परिस्थितियां हो जाती कि कई टुकड़े हो जाते भारत के। तो एक मजबूरी भी थी। तो गांधी जी भी बाद में सहमत हो गए विभाजन को लेकर। और इस तरीके से 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसको मनबाटन योजना भी कहा जाता है और डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि इनका नाम था डिकी बर्ड। तो 3 जून को जो योजना इन्होंने प्रस्तुत की, माउंटबेटन योजना, अब इसमें क्या प्रावधान थे इसकी चर्चा हम करेंगे। तो इस योजना में पहला तो ये था कि हिंदुस्तान का विभाजन कर दिया जाएगा 2 डोमिनियनों में, भारत और पाकिस्तान, यानी हिंदुस्तान का बंटवारा भारत और पाकिस्तान में कर दिया जाएगा। तो एक तो ये कहा गया। दूसरी चीज़ इसमें ये कही गई कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, मतलब जो जैसे बंगाल है और पंजाब है, तो यहाँ कहा गया कि बंगाल और पंजाब की विधानसभा में जो मुस्लिम बहुल ज़िले हैं और जो हिंदू बहुल ज़िले हैं, तो इनके प्रतिनिधियों की बैठक होगी। लेकिन ये बैठक अलग अलग होगी। जैसे बंगाल के जो मुस्लिम बहुल ज़िले हैं और जो हिंदू बहुल ज़िले हैं, उन दोनों के प्रतिनिधियों की अलग अलग बैठक होगी। और इसी तरीके से पंजाब में होगा कि मुस्लिम बहुल ज़िलों और हिंदू बहुल ज़िलों के प्रतिनिधियों की अलग अलग बैठक होगी, जो विधानसभाओं के सदस्य थे। तो इनकी अलग अलग बैठक होगी, और इसमें अगर कोई पक्ष विभाजन का निर्णय लेता है तो विभाजन कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें यह कहा गया कि उत्तर पश्चिम जो सीमा प्रांत है, तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत संग्रह कराया जाएगा। और इस जनमत संग्रह में जिसके पक्ष में, चाहे भारत के पक्ष में रहे चाहे पाकिस्तान के पक्ष में रहे, जिसके पक्ष में रहेगा उसमें शामिल हो जाएगा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत संग्रह कराया जाएगा। फिर असम के सिलहट ज़िले में जनमत संग्रह कराया जाएगा। तो ये सारी बातें इसमें कही गई थी। इसके अलावा भारतीय जो देसी रियासतें थी, इनके संदर्भ में कोई विशेष बात नहीं कही गई थी। ये कहा गया था कि भारतीय रियासतें जो है या तो भारत में शामिल हो जाएं, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर ब्रिटेन की अधीनता में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रहें, ब्रिटेन से भी समझौता कर सकती हैं। तो ये माउंटबेटन योजना थी। माउंटबेटन योजना के तहत एक तरीके से भारत के विभाजन का पूरी तरीके से निर्णय ले लिया गया था। अब माउंटबेटन योजना को मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार कर लिया और कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया। 3 जून को कांग्रेस की जो बैठक हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की, तो उसमें इस योजना को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद 14 जून को फिर से कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई। इसमें गोविंद वल्लभ पंत ने विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका समर्थन किया अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद ने ये कहा भी कि ये प्रस्ताव वैसे तो स्वीकारने योग्य नहीं है, लेकिन क्योंकि भारत के विभाजन का ये विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के पास कोई चारा भी नहीं है। तो इस तरीके से कांग्रेस ने जो विभाजन का प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने भी विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बाद में जो जनमत संग्रह हुआ, तो असम का सिलहट ज़िला जो है, उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में वोटिंग की, पाकिस्तान में शामिल हो गया। ये जो बंगाल के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, तो जो पूर्वी बंगाल के प्रतिनिधि थे, उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया, तो पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। इसी तरीके से पंजाब विधानसभा की बैठक हुई। पंजाब विधानसभा की जो बैठक हुई, उसमें जो पश्चिमी पंजाब के प्रतिनिधि थे, उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में निर्णय लिया। तो
पश्चिमी पंजाब भी पाकिस्तान में शामिल हो गया। इसके अलावा जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था वहाँ जनमत संग्रह कराया गया। हालांकि इस जनमत संग्रह का खां अब्दुल गफ्फार खान ने बहुत तगड़ा विरोध किया था, वो विभाजन के पक्ष में नहीं थे ये, लेकिन जो जनमत संग्रह था वो पाकिस्तान के पक्ष में आया। इस तरीके से उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत भी पाकिस्तान में शामिल हो गया। तो इस तरीके से ये माउंटबेटन योजना के तहत ये सारी सिफारिशें थी और इसी के तहत भारत का विभाजन हो गया। और इस विभाजन के लिए जो पंजाब वाला क्षेत्र है और जो बंगाल वाला क्षेत्र है, तो यहाँ सीमा निर्धारण के लिए एक कमीशन की भी नियुक्ति की गई और एक रेडक्लिफ महोदय थे, तो इनके नेतृत्व में ये सीमा निर्धारण का कार्य सौंपा गया था। हालांकि रेडक्लिफ को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि सिर्फ बहुत कम समय था जून के बाद, तो 2 महीने के समय में इस तरीके से विभाजन करना था और सीमा का निर्धारण करना था। अब नौकरशाही का भी बंटवारा हो गया था, तो जो नौकरशाही अब पाकिस्तान की थी तो वो अब पाकिस्तान के प्रति वफादार थी। तो इसलिए जो उस समय के नौकरशाह थे उन्होंने गलत जानकारियां भी दी रेडक्लिफ महोदय को। तो इसलिए जो सीमा का निर्धारण हुआ उसमें बहुत बड़ी समस्या भी हुई। कहीं कहीं घर के बीचों बीच सीमा रेखा गुजर गई, रेल की पटरियों के बीच गुजर गई, एक पटरी पाकिस्तान में एक पटरी भारत में। तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं भी आईं भारत के विभाजन में। अब जब भारत का विभाजन ये जो मनबाटन योजना थी इसको स्वीकार कर लिया जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने, तो इसके बाद फिर एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया ब्रिटिश संसद में। तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को एक विधेयक प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई और इस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन बन गए। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत की स्थापना हुई। पाकिस्तान में जो गवर्नर जनरल बने ये मोहम्मद अली जिन्ना बने, लियाकत अली प्रधानमंत्री बने वहाँ के, और भारत में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और यहाँ जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन को ही बनाया गया। तो इस तरीके से 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया।